चलो बेटा, आज का टॉपिक रहेगा राजनीतिक इतिहास में आ गए मगध का उत्थान। ठीक है कि जो मगध बाद में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, वो मगध में किस प्रकार से उसका उत्थान हुआ और कैसे उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आई, जिस कारण से वो मगध साम्राज्य में तब्दील होगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद था। उसमें से एक मगध जनपद था। शुरू में, प्रारंभ में मगध जनपद का बहुत कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं थी, क्योंकि यह काशी महाजनपद के अधीन था। लेकिन स्थिति में बहुत अधिक बदलाव आया। न केवल मगध को सम्मानजनक स्थिति मिला, अपितु मगध के नेतृत्व में ही सबसे पहले भारत एकीकृत हुआ और इसके साथ ही वो अन्य महाजनपद से शक्तिशाली भी हो गया। अन्य जो भारत के महाजनपद थे, काशी, कौशल, बज्जी, अवंती, वत्स, मल्ल, ये भी बड़े महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद थे, लेकिन मगध के बराबर इनकी प्रतिष्ठा नहीं थी। न मगध के जैसा राजनीतिक महत्व था। इसके लिए मगध की जो ये स्थिति बनी छठी शताब्दी पूर्व, इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसका नेतृत्व था। वहीं दूसरी ओर उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति ने भी मगध को इस रूप में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखो, इसमें सबसे पहला मगध की भौगोलिक स्थिति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, मगध की राजधानी। तीसरा, जंगल का स्रोत। और चौथा, मानवीय उपादान। इसके बिना तो संभव नहीं। अब देखो, मगध अब ये अपना हिमालयन रेंज है। अब देखो, यहाँ से गंगा निकली, मैदान की ओर आई और बे ऑफ बंगाल में गई। ये मगध का हिस्सा है। ठीक है, पहले भी समझाया था। ये उत्तर भारत का मैदान है, जिसे बिहार का जलोढ़ मैदान कहते हैं। ये हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है। समझ रहे हो? ये क्या है?
छोटा नागपुर का पठार है और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब देखो ये मगध की भौगोलिक स्थिति है। अब स्वाभाविक है ये उत्तर भारत का जो जलोढ़ मिट्टी है ये अत्यधिक उपजाऊ है। और अभी तुम कृषि क्रांति को पढ़े हो कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि क्रांति हुई उस कृषि क्रांति ने ही इन सारे स्थितियों में व्यापक परिवर्तन किया है। तो स्वाभाविक है ये गंगा का मध्यवर्ती घाटी है, इस पर मगध का कब्जा है। तो इस मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है उससे मगध के उत्पादन में बहुत वृद्धि होने लगा। अब देखो जब और ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये लोहा कोयला से भरा हुआ है। अब इस लोह उपकरणों का प्रयोग मैदान में हुआ तो उपजाऊ है तो कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अधिशेष बढ़ेगा, तो अधिशेष बढ़ेगा तो सम्राट के लिए भू राजस्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। भू राजस्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके पास लोहा भी है, समझना, लोहा भी है और इसके पास क्या है, उपजाऊ मैदान भी है। लोह उपकरणों का प्रयोग उपजाऊ मैदान में हुआ, उत्पादन बढ़ा तो सरप्लस अधिक हो गया, तो उससे वहां के शासक को भू राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। और लोह तकनीक ने इसे और बढ़ावा दिया। अब स्वाभाविक है जहां उत्पादन ज्यादा होगा अनाज का, खाद्यांश जहां सुविधापूर्वक मिलेगा वहां पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। इसलिए आज भी देखिए इस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, लोहा इसके पास है, लोहे के तकनीक से ये परिचित है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे विशाल सेना रखना संभव हो जाएगा। और जब विशाल सेना होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में विस्तार होने के कारण इसके पास लौह अयस्क का प्रचुर भंडार उपस्थित है, तो जिससे सैन्य हथियारों के निर्माण में प्रगति हुई और मगध के सैनिक क्षमता में बढ़ोतरी हुई। देखो जब आपके पास आधुनिक युग से भी जोड़ना, अच्छे सैनिक के लिए आपके पास पर्याप्त जनसंख्या है, खाद्यांश उत्पादन ज़्यादा है, आपके पास युद्धाग्र सामग्रियों का पर्याप्त भंडार है, तो उस क्षेत्र में साम्राज्यवाद का विकास होगा ही। आज अपने बगल में पड़ोस में चीन है, इसमें भी विस्तारवादी नीति है, हम उससे संघर्ष कर रहे हैं। क्यों है, तो भाई उसके पास अच्छा युद्धाग्र सामग्री है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण विशाल सेना है, आर्थिक रूप से वो मजबूत है, तो उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति होगी। अमेरिका में भी है, तो अमेरिका दूसरे तरीके से कब्जा करता है, ये दूसरे तरीके से करता है। तो मगध के पास भी साम्राज्यवाद के लिए जो इनिशियल चीज चाहिए वो उपलब्ध है। अब दूसरा देखो, कैपिटल। इसकी 2 राजधानी थी, प्राचीन राजधानी
राजगीर है और दूसरी पाटलिपुत्र है। तो कहा जाता है सामरिक रूप से कि आपका जो राजधानी है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। अब राजगीर की जो सामरिक स्थिति है वो मगध के उत्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। राजगीर का निर्माण 5 पहाड़ियों के बीच में हुआ है, जिसके कारण क्या है, ये अभेद्य दुर्ग है, इसे भेदना मुश्किल है। एक नहीं 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो कौन इसे भेद सकता है। ये अपने समय का अभेद्य किला था और उस समय, जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, उस समय ऐसा कोई भी सैन्य उपकरण नहीं था जो राजगीर के किले को भेद सकता हो। उद्यन जो कि अजात शत्रु का पुत्र था, आप नाम सुने होंगे, आगे और सुनेंगे। उद्यन ने मगध महाजनपद की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। तो ये भी सोन और गंगा के संगम तट पर स्थित था। तो सोन और गंगा के संगम पर स्थित होने के कारण ये भी अभेद्य था। चारों ओर से ये गंगा और सोन से घिरा हुआ था। साथ ही व्यापार के लिए सुगम मार्ग भी था और चारों ओर से नदियों के घिरे होने के कारण क्या था कि जल मार्ग अर्थात नदी मार्ग के द्वारा भी सैन्य संचालन किया जा सकता था और सेना को आक्रमण के स्थान तक तीव्र गति से पहुंचाया जा सकता था। तो मगध को अपनी राजधानी के कारण भी और उसकी प्राकृतिक सुरक्षा के कारण भी बहुत ज़्यादा मजबूती मिला था। और तीसरा उसके साथ महत्वपूर्ण है, वो है जंगल का स्रोत। अब देखो, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा इसके पास है, तो मगध के आसपास बहुत ही घने जंगल अभी भी हैं, अभी भी वो जंगली इलाका है। तो आज से 2500 वर्ष पहले तो वो वनों से आच्छादित रहा होगा और बड़े कॉस्टली साल का, खैर का, लाह का, ना जाने कितनी कितनी बेशुमार कीमती लकड़ियां वहां पैदा होती है। अब देखो, इन जंगलों से इन्हें कई लाभ मिला। सबसे बड़ा चीज हुआ कि छोटा नागपुर का पठार होने के कारण जहां इसे लोहा और कोयला का भंडार मिला, वहीं उद्योग को विकसित करने के लिए इन जंगलों से कई प्रकार के कच्चे मालों की स्रोत की प्राप्ति हुई। और राजगीर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन गया था। मैं बारंबार कह रहा हूं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बौद्ध धर्म ग्रंथ महावस्तु में राजगीर में 36 प्रकार के उद्योगों का वर्णन है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक मिलंदोपन्ह जो नागसेन के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी 75 राजगीर में 75 प्रकार के उद्योगों का वर्णन है और उसमें तो 8 धातु उद्योग हैं। तो आप देखिए कि राजगीर में एक निरंतर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर रही है, औद्योगिकरण ग्रोथ कर रही है। तो उसका मूल कारण ये छोटा नागपुर का पठार, इससे मिलने वाला आयस
और जंगल से प्राप्त होने वाला कच्चे मालों का स्रोत है। अब आप स्वयं बताइए, जिस महाजनपद का इंडस्ट्री इतना डेवलप होगा तो उसका ट्रेड भी डेवलप होगा, व्यापार भी विकसित होगा, और जब व्यापार विकसित होगा तो सरकार या सम्राट को रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलता होगा। तो इसलिए मगध आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली होगा, और जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा 100% उसमें साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति आएगी। और इसके साथ ही साथ इन जंगलों से एक ऐसी चीज मगध महाजनपद को मिला जिसने मगध को सैन्य रूप से बहुत ज्यादा मजबूत किया, वो है हाथी। अब तक जितने महाजनपद हैं उनकी सेना या तो घोड़े या रथ पर निर्भर करती थी। मगध पहला महाजनपद है जिसने युद्ध में हाथी का प्रयोग किया, क्योंकि इसे छोटा नागपुर के जंगलों से हाथियों की आपूर्ति हो रही थी और वो उसे युद्ध में दीवार के रूप में काम करवाता था। और साधन रहित जो मार्ग होता था जिसमें कोई साधन नहीं है जाने का, उस क्षेत्र में भी हाथी के द्वारा आक्रमण करने के लिए मगध की सेना पहुंच जाती थी। तो इस युद्ध भूमि में हाथियों की जो दीवार थी उसने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी हाथियों के सेना के डर से सिकंदर भारत में उत्तर पूर्व की ओर प्रवेश नहीं किया था। आपको याद होगा जब चंद्रगुप्त, या पढ़ोगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था तो उसने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था, और सेल्यूकस ने उस हाथी का प्रयोग यूनान में अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने में किया था। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हाथी ने निभाया था मगध के उत्थान में। तो यदि ये छोटा नागपुर के पठार से जहां उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, वहीं दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, उसे सैनिक कार्य के लिए एक ऐसे जानवर की प्राप्ति हो गई जिसका प्रयोग अब तक दुनिया में किसी और देशों ने नहीं किया था। इस सब के बावजूद भी मगध के विकास, मगध के उत्थान की कुछ और कहानी होती यदि मानवीय उपादान नहीं होता। अब आप कहोगे सर ये क्या है? मानवीय उपादान का मतलब हुआ सम्राट और प्रजा। दोनों में उत्साह था कि मगध का उत्थान किया जाए, मगध की सीमाओं का विस्तार किया जाए। यदि मान लो अमेरिका हो या चीन हो विस्तारवादी है, तो वहां का शासक विस्तारवादी नहीं है, वहां की आवाम विस्तारवादी। इसीलिए शासक में भी उत्साह होता है। वास्तव में सामरिक या आर्थिक रूप से कितना भी मगध मजबूत हो, लेकिन साम्राज्य के रूप में विकास नहीं होता यदि जनता और सम्राट की प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होती। तो वास्तव में मगध का आर्यकरण बाद में हुआ है। मतलब आर्य बाद में आए हैं मगध में। पहले भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में आर्य आए हैं, उसके बाद वो
उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते पहुंचा है। तो आर्यकरण बाद में होने से वहां पर शुरू से ही आर्यों और अनार्यों के बीच में संघर्ष न होकर सम्मिश्रण हो। तो इस क्षेत्र में आर्य और अनार्य के बीच में रूढ़िवादिता और तटस्थता का वो स्थिति नहीं देखा जाता है जो इस क्षेत्र में देखा जाता था। तो मगध साम्राज्य की यह विशेषता थी कि वहां जनता के व्यवहार में एक लचीलापन है। उन्होंने मगध सम्राट के रूप में यदि क्षत्रियों को भी स्वीकारा है, तो मगध साम्राज्य के रूप में उन्होंने शूद्र को भी स्वीकार लिया है। देखो कितना लचीलापन है। वहीं आप देखिए हर्यक वंश का शासक बिंबसार, अजातशत्रु, उद्यन, शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, अब ये सब जहां क्षत्रिय हैं, वहीं नंद वंश का शासक महापद्मनंद, घनानंद, ये शूद्र है। इसे भी स्वीकार किया। स्वयं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के जाति का स्पष्टीकरण नहीं है, और यदि स्पष्टीकरण है तो वो फिर क्षत्रिय तो नहीं है। लेकिन मगध के लोगों ने इसका विरोध कहीं ने सुना होगा कि इसका विरोध हुआ। तो वहां पर इनिशियल स्टेज में एक जातीय स्तर पर लचीलापन था, जिसने मगध के उत्कर्ष में बहुत भूमिका निभाया। और इसके साथ साथ मगध को शक्तिशाली और योग्य शासक का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिसने अपने कूटनीति और सैनिक प्रक्रिया के बल पर उसे भारत का प्रमुख महाजनपद के साथ साथ भविष्य में वह महान साम्राज्य बन जाता है। तो इस प्रकार ये स्थिति है जिसने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब इसे लिखिए, मगध के उत्थान के कारण, शीर्षक दीजिए। मगध के उत्थान का कारण लिखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद में मगध भी एक था। मगध भी एक था। शुरू में इस महाजनपद की राजनीतिक प्रतिष्ठा उतनी अधिक नहीं थी यह काशी महाजनपद के अधीन था। काशी महाजनपद के अधीन था, लेकिन स्थिति में इतना अधिक बदलाव आया कि न केवल मगध को सम्मानजनक स्थान मिला, बल्कि मगध के नेतृत्व में सबसे पहले भारत एकीकृत हुआ। इस प्रकार
मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास हो गया। पूरी प्राचीन भारत तो मगध का ही इतिहास पर हो गया, वही भारत का इतिहास हो गया। इसके साथ कई अन्य महाजनपद भी शक्तिशाली थे। इसके साथ कई अन्य महाजनपद भी शक्तिशाली थे, लेकिन वो इतनी राजनीतिक महत्ता प्राप्त नहीं कर सके। जितनी मगध को मिली। इसके लिए जहां मगध को सुयोग्य व्यक्तियों का नेतृत्व मिला, वहीं दूसरी ओर भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों ने भी सहायता पहुंचाई। पैराग्राफ बदलो। मगध का क्षेत्र मध्य गंगा के मैदान में स्थित था। जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति से तथा कृषि क्षेत्र के विस्तार से कृषि उपज का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, जिससे मगध के सम्राट को अधिक भू राजस्व प्राप्त होता था। लौह तकनीक ने इसे और बढ़ाया। इससे विशाल सेना रखना भी संभव हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व आर्थिक क्रांति में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध के क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, क्योंकि मगध का विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक था। लोहे के द्वारा सैन्य हथियारों के निर्माण में प्रगति हुई।
लोहे के द्वारा सैन्य हथियारों के निर्माण में प्रगति हुई, जिससे मगध की सैनिक क्षमता में बढ़ोतरी हुई, जो साम्राज्यवाद का पहला लक्षण था। पैराग्राफ बदलो। मगध की राजधानी राजगीर तथा पाटलिपुत्र थी। सामरिक स्थिति के उत्थान में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगीर का निर्माण 5 पहाड़ियों के बीच में किया गया था। 5 पहाड़ियों के बीच में किया गया था, जिस कारण यह अभेद्य दुर्ग के समान था। तथा तत्कालीन सैन्य उपकरणों में ऐसा कोई भी उपकरण नहीं था जो इसे तोड़ सके। उद्यन के द्वारा स्थापित पाटलिपुत्र भी मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। इसके साथ ही पाटलिपुत्र गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण तट पर स्थित होने के कारण जलमार्ग द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य का मुख्य केंद्र बन गया। यह चारों ओर से नदियों से घिरा था, जिस कारण यह अधिक सुरक्षित हो गया था। इस समय आवागमन के माध्यम सीमित होने के कारण